गलता लोहा कहानी के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे हम। सारांश तो पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। कहानी को जरा रिकॉल कर लीजिए। दो दोस्तों की कहानी है, धनराम और मोहन। दोनों दोस्त अपने बचपन में खो जाते हैं और अपने मास्टर साहब के बारे में बातें करने लगते हैं कि किस प्रकार से मास्टर साहब पढ़ाया करते थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चे उन्हें बहुत याद करते हैं और याद करके हंसते हैं। किस तरह से वो धनराम को पीटते थे, मोहन को कहते थे बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन समय ने क्या दिखाया कि मोहन बड़ा आदमी नहीं बन पाया, क्योंकि जो परिस्थितियां थी वो उसके फेवर में नहीं रही। लेकिन जो भी काम उसने किया बहुत ही परफेक्शन के साथ किया। उसने लोहे का काम शुरू कर दिया क्योंकि उसने तकनीकी शिक्षा ली थी और बहुत ही परफेक्शन से वो सारे काम करता था। कहानी अगर आपको याद ना आ रही हो तो आप मेरा पूरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिए, कहानी रिकॉल कर लेंगे। अब हम सीधा प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न इसका क्या है। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख कीजिए जिसमें किताबों की विद्या और घर चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो इसको देखिए, ऐसा है कि जब मास्टर त्रिलोचन सिंह जी तेरा का पहाड़ा सुनते हैं और धनराम को तेरा का पहाड़ा नहीं कभी याद होता, वो बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि उसके दिमाग में लोहा भरा है, इसलिए विद्या का ताप नहीं लग सकता। मतलब लोहा इतना भरा है कि विद्या समाने का उसमें स्थान ही नहीं है, इस तरह से वो उसको कहते हैं। और जो दूसरा उनका विद्यार्थी मोहन है, उसे वो बहुत ही बुद्धिमान मानते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, और वो सच में बुद्धिमान था भी। और ये बात सच भी है कि विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता गंगाराम जी में नहीं थी। इसीलिए छोटी सी आयु में ही उन्होंने उसे मारपीट कर लोहे का सारा काम बिल्कुल ठीक ठीक सिखा दिया। जो मास्टर साहब से वो भी बहुत पिटाई करते थे, और पिटाई करने के लिए जिस बच्चे की पिटाई करते थे उससे ही वो साधन मंगवाया करते थे और फिर उससे पिटाई करते थे। लेकिन जो धनराम के पिता थे गंगाराम जी, वो अपनी विद्या सिखाने के लिए जो चीज उनके हाथ में आती थी उससे ही धनराम पिटाई कर दिया करते थे, और वो धीरे धीरे वो चीजें सीख गया। प्रश्न नंबर 2। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी क्यों नहीं समझता था? मोहन क्लास का बुद्धिमान विद्यार्थी था। जो भी अध्यापक गण थे वो उसका बहुत फेवर करते थे। बच्चों को पीटने तक का उसको अधिकार था। अपने दोस्त धनराम को भी कई बार उसने पीटा। इस पीटने से मेरा मतलब यह है कि कक्षा में विद्या न आने पर उसकी पिटाई की। लेकिन धनराम ने कभी उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, यानी कि कभी इस बात को लेकर उससे लड़ाई नहीं की, क्योंकि वो सोचता ऐसा था कि उसका तो जो जन्म है, यानी मोहन का जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ है, इसलिए उसको सबको मारने पीटने का, सबको कुछ कहने का अधिकार है। और वो जो है वो लोहार परिवार से संबंध रखता है, इसलिए वो मोहन को कुछ कह ही नहीं सकता। इसलिए कभी ना तो उसने उससे कुछ कहा और ना ही कभी अपना प्रतिद्वंद्वी समझा उसको, सदा उससे दोस्ती ही करता रहा। प्रश्न नंबर 3। धनराम को मोहन के व्यवहार पर आश्चर्य होता है, क्यों? मोहन पढ़ने के लिए लखनऊ चला गया। रमेश उसे अपने साथ ले गया, लेकिन वहां पर वो उस तरह से नहीं पढ़ पाया जिस तरह से पंडित जी ने उसे भेजा था। वहां पर उसने तकनीकी शिक्षा ली। कहीं उसको जब नौकरी नहीं मिली तब वो गांव लौट कर आया और अपने पिता की खेती में मदद करने के बारे में सोचने लगा। जब उसने देखा हंसुए खराब हो गए हैं तो अपने दोस्त की दुकान पर चला गया। धनराम की दुकान पर गया, वहां पर उस पर धार लगवाई और बैठ गया, और बैठकर दोनों अपने बचपन की बातों में खो गए। पहला आश्चर्य तो धनराम को इसलिए होता है कि ब्राह्मण टोले के लोग इस टोले में आना और बैठना अपनी मर्यादा के खिलाफ समझते थे, जबकि मोहन आराम से आकर बैठा रहा और बातें भी करता रहा। पहला आश्चर्य। दूसरा आश्चर्य उसे तब होता है जब मोहन उस लोहे की छड़ को लेकर एक अच्छा सा सर्किल बना देता है। तब उसको बहुत ही बड़ी हैरानी होती है कि ये तो कहाँ तो पढ़ने गया था और कहाँ इसने एक लोहार का काम ही सीख लिया।
उसको इस बात पर भी बहुत हैरानी होती है। अगला प्रश्न, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का नया अध्याय क्यों कहा है? लेखक ने मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय कहा है क्योंकि उसका जीवन यहाँ पर एक बंधी बंधाई लीक पर चलने लगा था। वह सुबह से शाम तक पढ़ने की बजाय एक नौकर के समान काम करता। घर के लोग उसे समझते ही ये थे कि जैसे गांव से कोई एक लड़का आ गया, जिसको जिस जरूरत होती वो मोहन को आवाज देता, उसे दौड़ा देता। पढ़ने का ना तो समय मिलता था, ना उसे कोई पढ़ाना ही चाहता था। तो एक बुद्धिमान विद्यार्थी, एक गांव का होशियार लड़का शहर में आकर एक घरेलू नौकर बन गया। तो अगर देखा जाए तो उसके जीवन का ये नया अध्याय ही है, क्योंकि पिता चाहते थे बड़ा अफसर बने। वो भी सोचता था होगा कि वो भी बड़ा अफसर बनेगा या कुछ पढ़ लिख कर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आकर वो एक घर का नौकर बनकर रह गया। अगला प्रश्न, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? वो शब्द जो किसी के मन को पीड़ा दे जाए वो जबान का चाबुक ही है। तो जब धनराम तेरा का पहाड़ा नहीं सुना पाता था तब मास्टर साहब उसकी पिटाई तो करते ही थे, साथ साथ ये भी कहते थे कि उसके दिमाग में लोहा भरा है, विद्या नहीं समा सकती। तो ये जबान का चाबुक है, यानी कि जबान की मार है जो मन को अंदर तक कचोटती है, मन को दुख दे जाती है। तो जिस पर ये बीतती है वही बता सकता है कि उसको इससे कितना दुख पहुंचा। बरादरी का यही सहारा होता है। किसने कहा, किससे कहा, किस प्रसंग में कहा, किस आशय से कहा, क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हुआ है? तो देखिए, पहला इसका ये है कि बरादरी का यही सहारा होता है। ये जो वाक्य है ये मोहन के पिता पंडित जी ने कहा और रमेश से कहा, क्योंकि वो उनकी बरादरी का एक संपन्न युवक था जो लखनऊ में रहता था और नौकरी करता था। किस प्रसंग में कहा? उनको मोहन की पढ़ाई की बहुत चिंता थी। वो जब दूसरे गांव जाता था तो एक दिन मरते मरते बचा। पिता ने डर से उसे दोबारा कभी नहीं भेजा, लेकिन वो इस सोच में अवश्य रहते थे कि कोई ऐसा साधन निकल आए, कोई ऐसा व्यक्ति निकल आए जिसके कारण से मोहन की आगे पढ़ाई व्यवस्थित रूप से चलने लगे। ये उन्होंने इस प्रसंग में कहा। इसका तीसरा है, किस आशय से कहा? रमेश ने जब कहा कि वो उसे अपने साथ लखनऊ ले जाएगा तो वो उसके इतने थैंकफुल हुए, क्योंकि तब उन्होंने ये बात कही, क्योंकि बरादरी के लोग ही एक दूसरे के काम आया करते हैं। इसका फोर्थ देखिए, क्या कहानी के में ये आशय स्पष्ट हुआ है? ये कहानी में ये आशय बहुत स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि रमेश मोहन को ले तो इसलिए गया था कि पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में मदद करेगा, लेकिन वहां ले जाकर उसने अपने घर की महिलाओं के काम पर उसको लगा दिया। वो घर के सारे काम करने लगा, आसपास की महिलाएं भी उससे सारे घरेलू काम कराने लगी। उसकी हैसियत एक घरेलू नौकर की तरह हो गई। तो रमेश जिस बात के लिए उसे गांव से शहर ले गया था वो वहां पर सफल नहीं हो पाई। लड़का आगे पढ़ लिख कर ऑफिसर नहीं बन पाया और अंत में वो बेरोजगार हो गया और लौटकर अपने ही गांव आ गया। उसकी आंखों में एक सर्जक चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? ये वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? जब धनराम की दुकान पर मोहन हंसुए की धार लगवाने आता है और काम पूरा हो जाने के बाद भी वहीं बैठा रहता है। दोनों दोस्त बात करते हैं। वो ये बात भूल जाता है कि वो धनराम की एक लोहार की दुकान पर बैठा है और वो एक ब्राह्मण का लड़का है। तब ये बात कही गई है और उसकी हाथों का कमाल ऐसा था कि उसने बहुत ही अच्छा सा एक लोहे की छड़ से एक सर्किल बना दिया था। ये पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? पात्र विशेष का इशारा मोहन की तरफ है। मोहन जातिगत विभिन्नताओं को नहीं मानता था। मोहन ये नहीं सोचता था कि कौन सा काम उसको करना है और कौन सा काम धनराम को करना है। ये बात उसकी बेरोजगारी को भी दर्शाती है कि वो जिस काम को सीखने के लिए पढ़ रहा था उसके लिए उसे वो रोजगार भी नहीं मिला।
वो अपने मित्र की मदद करता है और मदद करने के लिए ही वो खड़ा हो जाता है और छड़ से सर्किल बना डालता है। तो ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास के तौर पर दिए हैं। इसका अर्थग्रहण बनाने के लिए आपको ये करना है कि पूरे लेसन से के हर पेज से 5-5 छोटे प्रश्न निकालिएगा। जहां पर आपको लगे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वहां उस महत्वपूर्ण हिस्से पर के साथ में वहां पर एक प्रश्न लिख दीजिएगा। जैसे कहीं अगर मास्टर त्रिलोक सिंह का व्यवहार आता है या उनके बारे में कुछ आता है तो वहां पर एक छोटा सा प्रश्न बनाकर साइड में अपनी बुक पर लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न वो आप लिखेंगे और उत्तर उसका उसके साथ मिल जाएगा। इस तरह से आपका इसमें अर्थग्रहण जो है वो कवर अप हो जाएगा। तो सारे प्रश्नोत्तर ये हो गए, आपको प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। ये हमारा गलता लोहा पार्ट यहाँ पर पूरा हो जाता है। अगला पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। कब लेकर आऊंगी वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देंगे। ऐसा आप करिएगा जरूर। थैंक यू।